क्यों? क्योंकि 1:2 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना सर, 1:2। आप घबरा के क्यों जाएगा, है तो ये 1:2 ही, बट क्वेश्चन के हिसाब से उलट गया है। तो फिगर समझ में आ गई। अब फिगर से भी क्वेश्चन और समझना आसान हो गया होगा आपके लिए, ठीक है ना, कि एक लाइन है जो दोनों एक्सिस पे बराबर बराबर इंटरसेप्ट बनाती है और 2,3 से पास होती है, ठीक है। अब ये 2 यूनिट नीचे काट रही है, यानी कि यहाँ पे देखो x तो 0 ही रहेगा, y कितना रहेगा -2। हेलो वेलकम। देखो यार, पिछली वीडियो में हमने स्ट्रेट लाइंस की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.2 है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक देख लिया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 19 तक, यानी जितने क्वेश्चन बच रहे हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 19 तक, इसमें काफ़ी बच्चों को काफ़ी क्वेश्चंस में थोड़ा, ठीक है, दिक्कत रहती है। बट यहाँ पे, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि हम बिल्कुल सिंपल तरीके से सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं। साथ ही साथ जिन जिन क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी वो मैं साथ साथ बताता चलूँगा। लेकिन अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट अलग से समझने हैं, देखने हैं बिल्कुल डिटेल में, तो आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लेना। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से। इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। मतलब अगर मैं आपको ये फिगर समझाऊं तो अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से क्वेश्चन, ठीक है, कि यहाँ पे समझो, ठीक है, ये अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब यहाँ पे बात की जा रही है एक लाइन की, ठीक है, और ये जो लाइन है ये इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है। मतलब जितना ये एक्स इंटरसेप्ट बनाती है उतना ही वाई इंटरसेप्ट बनाती है। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो गया कि भाई इसने ओरिजिन से एक्स को कितनी दूरी पे काटा है, एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो मतलब समझो कि अगर इसने ए दूरी पे काटा तो एक्स इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। और वाई को अगर इसने बी डिस्टेंस पे काटा ऊपर, है ना, यूँ कह लो बी डिस्प्लेसमेंट पे, तो ये वाई इंटरसेप्ट बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें गिवन क्या है कि ए बराबर बी है, ठीक है, ये गिवन है, ठीक है। मैंने फिगर में ए और बी दिखा दिया है, तो यहाँ से, ठीक है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कि एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है, क्योंकि मैंने फिगर बनाई है। अगर मैं फिगर नहीं बनाता तो अलग से लिखना पड़ता, जरूरी था फिर वो, कि एक्स इंटरसेप्ट को मैं ए मान के चल रहा हूँ, वाई इंटरसेप्ट को बी मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो लाइन है सर, इसकी बात की जा रही है कि ये लाइन, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये लाइन है और ये इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है और ये पास होती है पॉइंट 2,3 से। यहीं से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर, ठीक है, ये पहले क्वाड्रेंट से पास हो रही होगी, पक्की बात है, क्योंकि जो 2,3 है इसमें x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। तो फिगर समझ में आ गई। अब फिगर से भी क्वेश्चन और समझना आसान हो गया होगा आपके लिए, ठीक है ना, कि एक लाइन है जो दोनों एक्सिस पे बराबर बराबर इंटरसेप्ट बनाती है और 2,3 से पास होती है। समझ में आ गई बात। अब हम इसको निकालेंगे कैसे, इक्वेशन पूछी हमसे इस लाइन की, वो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर हमें x इंटरसेप्ट भी दिया हो, y इंटरसेप्ट भी दिया हो, तो जो इक्वेशन होती है लाइन की, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, चलो इस लाइन को L बोल देते हैं, ठीक है, लाइन का नाम L दे देते हैं फिगर में, ताकि हमें अलग से ना लिखना पड़ेगा हम किस लाइन की बात करें। हालांकि इस क्वेश्चन में एक ही लाइन है, बट फिर लिखना होता है कि वो लाइन जो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, यहाँ से पास हो रही है, इतना फालतू टाइम नहीं है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन L, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो x के नीचे x इंटरसेप्ट लिखते हैं हम, और y के नीचे y इंटरसेप्ट लिखते हैं, और बराबर लिख देते हैं 1। ये होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, याद करो मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर x इंटरसेप्ट a हो, y इंटरसेप्ट b हो, तो जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है लाइन की, वो होती है x डिवाइड बाई ए प्लस वाई डिवाइड बाई बी इक्वल टू 1। अब यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, यहाँ से इसको मैं सॉल्व करूँ, तो मुझे पता है यार कि भाई a और b तो बराबर ही है, a और b तो बराबर ही है, तो मैं क्या बोलूँगा, x के नीचे भी a रहने दो, ठीक है, y के नीचे जो b था, b की वैल्यू भी a पुट कर दो, ठीक है, बराबर आ गया 1। तो डिनोमीटर तो सेम है, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइड बाई ए। डिवाइड बाई ए को उधर ले जाओगे तो यहाँ पे 1 इंटू ए ये हो जाएगा। चलो इसको मैं बोल दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब सोचो अगर मुझे ए की वैल्यू पता हो, अगर मुझे ए की वैल्यू पता हो जाए किसी तरह से, तो यही लाइन की इक्वेशन बन जाएगी, यही तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। बस मुझे ए नहीं पता। अब ए मैं कैसे पता लगा सकता हूँ, मुझे पता है कि ये लाइन कहाँ से पास होती है, 2,3 से। तो मतलब 2,3 से अगर लाइन पास होती है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं लाइन पासेस थ्रू 2,3, ठीक है। अगर ये यहाँ इसको सेटिस्फाई, मतलब इस यहाँ से पास कर रही है, तो पक्की बात है इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब x की जगह पे 2 रख दो, y की जगह पे 3 रख दो, और बराबर लिख दो जो भी है, यानी कि ठीक है। तो यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इक्वेशन ऑफ लाइन इज, देखो x
प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था सर, ए था। एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए था और ए की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हुई होगी, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और आराम से हो गया। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। हालांकि पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, जो भी ये लेक्चर है इसकी पीडीएफ आपको मिल जाया करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through the point this and cutting off intercepts on the axis whose sum is 9। देखो ध्यान समझना, फिर से पिछले क्वेश्चन मतलब जो पिछला, ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन था उसके जैसा ही कुछ कुछ है, बस थोड़ा सा बदल दिया है यहाँ पे। मतलब देखो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, ये क्या है, वाई एक्सिस है अपना, ये क्या है, एक्स एक्सिस है अपना। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे, ठीक है, लाइन 2,2 से पास हो रही है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से कहीं ना कहीं लाइन जा रही होगी यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से कहीं ना कहीं, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से लाइन कहीं ना कहीं पास कर रही होगी सर। और यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो भी इंटरसेप्ट बनाती है, मान लो इसने एक्स इंटरसेप्ट ए बनाया, वाई इंटरसेप्ट मान लो इसने बी बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई जो भी इंटरसेप्ट बनाती है एक्सिस पे उनका सम 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक्स इंटरसेप्ट ए हो, वाई इंटरसेप्ट बी हो, तो इनका सम हो गया 9। चाहो तो आप लिख भी लेना, फिगर बनाने के बाद भी आप चाहो तो लिख सकते हो, लेट एक्स इंटरसेप्ट इज ए एंड वाई इंटरसेप्ट इज बी। अगर आप चाहो, ठीक है, तसल्ली के लिए तो लिख लेना, अगर आपको लग रहा हो कि आपके मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि पूरा करके दिखाना खुद है। हालांकि अगर टीचर समझदार हैं तो अगर फिगर बनाई है, उसमें दिखा रखा है एक्स कहाँ पे है, एक्स इंटरसेप्ट क्या है और वाई इंटरसेप्ट क्या है, तो चलता है। बट फिर भी आप चाहो तो लिख लेना। ठीक है, तो ए प्लस बी इक्वल टू 9 है। ठीक है, दूसरी बात क्या बताई गई कि जो लाइन है ये 2,2 से भी पास होती है सर, 2,2 से ही। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई, हमसे इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी है। तो मुझे एक बात बताओ यार, अगर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट जोड़ के 9 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मैं किसी एक की वैल्यू निकाल लूँ, चलो मान लो मैंने बी की वैल्यू निकाल ली है ना, बी की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस ए हो जाएगा, 9 माइनस ए हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो मुझे बी तो पता है इन टर्म्स ऑफ ए। अब आगे मैं बोलूँगा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी सर, इक्वेशन ऑफ लाइन है ना। फिर से हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों ही पता है, तो हम कौन सी फॉर्म आसानी से यहाँ पे लगा पाएंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, जो कि होती है एक्स के नीचे लिख दो एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई के नीचे लिख दो वाई इंटरसेप्ट और बराबर में कितना आता है, 1 आता है। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है कि अगर एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है, तो ये होता है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। अब यहाँ पे क्या करो यार, यहाँ पे क्या करो कि भैया यहाँ पर b की वैल्यू है 9 माइनस ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाई ए प्लस वाई डिवाइड बाई बी, बस b की जगह क्या आ गया, 9 माइनस ए, बराबर कितना आ गया, 1, बराबर कितना आ गया, 1, है ना। अच्छा एक और चीज़, ये लाइन कहाँ से पास करती है, 2,2 से। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई लाइन जो है, लाइन पासेस थ्रू 2,2। ठीक है, तो अगर ये 2,2 से पास करती है, मतलब x की जगह पे 2 पुट कर सकते हो, y की जगह पे 2, तो x की जगह 2 पुट किया तो ये हो जाएगा, है ना। ये क्या इंप्लाई करेगा, यहाँ से पास करती है तो किसको सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट। ठीक है, x की जगह 2, y की जगह पे 2, 9 माइनस ए इज इक्वल टू कितना है सर, 1 है। अब जरा इनको सॉल्व करोगे तो 2 इंटू में 9 कितना हो गया, 18, 2 इंटू में माइनस ए कितना हो गया, माइनस का 2 है, ए इंटू 2 कितना हो गया सर, 2 है, और डिवाइड बाई कितना आ गया, इनका प्रोडक्ट यानी कि ए इंटू 9, 9 है, माइनस में ए इंटू यानी ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बराबर है 1। क्लियर होगी बात, इतनी क्लियर है क्या चीज़ें यहाँ तक? अगर इतनी चीज़ क्लियर है तो देखो, है ना, थोड़ा जगह बना लेते हैं और फिर ठीक है इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे थोड़ी जगह बना लेते हैं, फिगर को मैं उठा के थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देखो आपको यहाँ देखना है कि हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, -2a प्लस 2a कट गया, 18 इज इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर, उधर जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा, यानी कि यहाँ पे जाएगा 9a माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को इधर लाओगे, 9a को भी इधर लाओगे, 18 तो इधर ही है पहले से, इज इक्वल टू आ गया 0, है ना। इसको फैक्टराइज कर लो यार, गुणा करके 18 और जोड़ के 9, 6 और 3 है ना, ए स्क्वायर माइनस 6 माइनस 3 है,
प्लस में 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए कॉमन ले लेना। वैसे इसका डायरेक्ट भी आंसर आता है, बट फिर भी मैं सारे स्टेप करके दिखा रहा हूँ। हालांकि 11th क्लास में इतना फैक्टराइज वाला जो पोर्शन है वो करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक बार क्या आ जाएगा a-6, फिर एक बार क्या आ जाएगा a-3 बराबर कितना आ जाएगा 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखोगे तो a बराबर 6 आएगा या फिर a बराबर 3 आएगा। तो इसका मतलब है 2 केस बनेंगे सर, वो दोनों केस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, केस 1 क्या बनेगा यहाँ पे, केस 1 में जब a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपने 6 ले ली है ना, तब इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, आप पूरा लिख लेना इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है सर, यहाँ पे देख सकते हो, इन दोनों में से कोई पुट कर दो। ये वाला पुट करने में ज़्यादा फायदा है, क्योंकि अगर आप सोचो वाला पुट करोगे ना तो अलग से बी निकाल के दिखाना पड़ेगा। इसमें क्या है कि बी की वैल्यू ए रखते ही निकल जाएगी अपने आप ही वहीं पे। तो मैं ये पुट कर रहा हूँ है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, एक्स डिवाइड बाई ए प्लस में वाई डिवाइड बाई 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1 है सर। तो ए की वैल्यू पुट करो, एक्स डिवाइड बाई ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो ए की वैल्यू 6 लिया हमने केस 1 में, तो यहाँ 6 आ गया। वाई डिवाइड बाई बी, बी की वैल्यू क्या है सर, बी की वैल्यू होगी 9 माइनस ए है ना, ये तो बी की जगह 9 माइनस ए लिखा हुआ है। तो ए की वैल्यू 6 रखोगे, 9 में से 6 क्या 3 इज इक्वल टू 1। तो कितना हो जाएगा 3x 6y 6 3 18 उधर जाएगा, घूम के इधर माइनस में आएगा, तो मतलब -18 इज इक्वल टू 0 है ना। चाहो तो 3 से सबको ठीक है डिवाइड कर दो, तो यहाँ बचेगा x 3 दूनी 6 3 गुणा में 6 18 बराबर 0। तो एक तो ये केस आ गया है ना। केस 2 क्या होगा सर, यहाँ लिख रहा हूँ। केस 2 में क्या करोगे, a बराबर दूसरा वाला केस, एक तो a बराबर 6 है, एक a बराबर 3 है, a बराबर 3 मान लेना। a बराबर 3 में इक्वेशन क्या हो जाएगी सर, a बराबर 3 में इक्वेशन क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो, इसी में पुट कर दो बस a की जगह 3। x डिवाइड बाई a है तो x डिवाइड बाई a की जगह 3 आ गया। y डिवाइड बाई 9 माइनस a है तो y डिवाइड बाई 9 माइनस 3 यानी कि 6 आ गया इज इक्वल टू 1। तो हो जाएगा 6x प्लस 3y 6 3 18 उधर गया, घूम के इधर आएगा -18 इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड कर दोगे तो 3 दूनी 6 फिर y फिर 6 बराबर 0। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन आ गए फाइनली अपने पास। क्लियर हो गया इतना, ठीक है, दिख रहा है ना ये, ठीक। चलिए ठीक है, इन दोनों जो भी फाइनल आंसर है ठीक है डब्बे में बंद कर दो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है अगर किसी को, ठीक है, चाहे तो वो ले सकता है। फिर से कह रहा हूँ PDF आपको मिल जाया करेगी, बट फिर भी स्क्रीनशॉट कुछ बच्चे लेना चाहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। ठीक है, इसके बाद ये स्टेप है, फिर ये स्टेप है, फिर ये स्टेप है, याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या बोला गया है कि भैया इक्वेशन फाइंड आउट कर दो एक लाइन की जो इस पॉइंट से होके जाए और 2π/3 ठीक है ना, इतने रेडियन का एंगल बना रही हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। पहले इतना देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, फिर आगे अगला जो क्वेश्चन है ना इसका दूसरा पार्ट, वो हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले सोचो ठीक है कि यहाँ पर सोचो, यहाँ पर जस्ट इमेजिन, ठीक है, फिगर बना के दिखाने जरूर नहीं है सर, बट मुझे वो लिखना नहीं होता इतना सारा, इसलिए मैं फिगर बना ही देता हूँ और इससे समझाने में भी आसानी रहती है। ठीक है, सोचो कि अगर ये अपने पास एक्सिस हो, ठीक है, वाई और एक्स, तो ये क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया गया है, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया गया है, इसने कहा है कि जो लाइन है ना वो 0,2 से पास कर रही है। अब 0,2 कहाँ पे होगा सर, इसका x0 यानी y एक्सिस पे होगा। तो यहाँ कहीं मान लो ये 0,2 है, यहाँ कहीं क्या है 0,2, x0 y2 है। यहाँ से लाइन पास कर रही है। अब कैसे पास करेगी, ऐसे ऐसे कैसे जाएगी लाइन, लाइन जाएगी इस तरह से। ठीक है, लाइन जाएगी इस तरह से। कलर चेंज कर लूँ मैं एक बार, रुक जाओ। ठीक है, आप देखो, ठीक है, लाइन जाएगी इस तरह से। कैसे पता लग रहा है हमें, ठीक है, तो कलर नहीं चेंज हुआ, चलो कोई नहीं, यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, लाइन यहाँ से जाएगी, कैसे पता लग रहा है, क्योंकि ये जो एंगल है ना सर, ये 90 से बड़ा है, 120 है ना, डिग्री में देखें तो 120 के आसपास, ये भी देखो 120 ही है ना, 2π/3, यानी कि जो थीटा है सर वो कितना दिया गया रेडियन में, 2π/3, डिग्री में इसको आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 120। 120 आपको पता है ना, ऐसे ही बनेगा कुछ कुछ रफ है ना, एग्जैक्टली 120 नहीं है, समझते हो आप, ठीक है, रफली बनाए। तो यहाँ से हमें इतना पता लग गया। पहले तो हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है, जो क्वेश्चन में आगे पार्ट में बोला गया वो बाद में बात करेंगे। तो इसकी इक्वेशन कैसे निकाल सकते हो आप, इसका स्लोप आप निकाल सकते हो है ना। मान लो इसका स्लोप हो गया m1, इसका स्लोप कितना हो गया m1, तो इसका स्लोप आप निकाल सकते हो। ठीक है, स्लोप कैसे निकल जाएगा tan थीटा।
अब स्लोप मिल गया, एक पॉइंट से पास कर रही है, एक पॉइंट पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से निकल जाएगा। क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। आगे बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। मतलब क्या है सर कि एक और लाइन की इक्वेशन निकालनी जो इसी के पैरेलल हो सर, इसी के पैरेलल हो। तो यार इसके पैरेलल एक लाइन बनाओ क्या, ठीक है, इसके पैरेलल में एक लाइन बनाओ, लेकिन 2 यूनिट नीचे से काटे एक्स को, ओरिजिन के 2 यूनिट नीचे, ठीक है। तो मतलब समझो यहाँ पे कोई लाइन है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है ना, कोई लाइन है, ये लाइन 1 बोल देता हूँ मैं इसको, लाइन 1, और इसको लाइन 2 बोल देता हूँ, ठीक है। अब ये 2 यूनिट नीचे काट रही है, यानी कि यहाँ पे देखो x तो 0 ही रहेगा, y कितना रहेगा -2, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो दी ओरिजिन, और किसको काटे, y एक्सिस को, y एक्सिस को ओरिजिन के बिलो, ओरिजिन मान लो ये रहा 0,0। समझ में आ रही बात। तो ये 2 यूनिट्स ऊपर था और ये 2 यूनिट्स नीचे, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,-2, ठीक है। यानी कि इस लाइन का भी देखो क्या है, स्लोप तो यही होगा, क्योंकि अगर दोनों पैरेलल हैं तो स्लोप बराबर होगा। उसका स्लोप m1 है, चलो इसका m2 बोल दो, लेकिन m1 m2 बराबर होंगे। इसका स्लोप अगर हमें पता लग जाएगा, ये भी एक पॉइंट पता है, इसकी भी इक्वेशन निकल जाएगी। समझ में आ गया। तो चलो एक एक काम एक एक बार करते हैं। पहले लाइन 1 शुरू करते हैं। मैंने लिखा लेट स्लोप ऑफ लाइन 1, स्लोप ऑफ लाइन 1 इज इक्वल टू m1, ठीक है। तो यहाँ पे m1 कितना हो जाएगा सर, m1 हो जाएगा 10 2π/3, है ना, क्योंकि थीटा कितना दिया गया 2π/3। अब 10 2π/3 को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए हैं π-π/3, ठीक है। इतनी बात आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो चैप्टर नंबर 3 देखना, चैप्टर नंबर 3 देखोगे समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखो 3π में से 1π गया, 2π/3 ही लिखा हुआ है। तो 10 π - थीटा क्या होता है, पहली बात तो π - समथिंग करोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे, सेकंड में 10 होता है नेगेटिव, जो आएगा नेगेटिव आएगा। पाई पे वैल्यू चेंज नहीं हो, मतलब रेशो चेंज नहीं होता, 10 का 10 रहेगा और थीटा, ठीक है। ये आपने पढ़ा हुआ है कि 10 π - थीटा क्या होता है, -10 थीटा होता है। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ तो पता लग गई सर कि जो m1 है वो कितना होगा, -10 π/3 कितना होता है 10 60 डिग्री, यानी कि √3, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ तो मुझे पता लग गई कि इस लाइन का स्लोप क्या है, ठीक है। चलो अब हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन 1 भी निकाल ही लेते हैं, लगे हाथ, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन 1, इक्वेशन ऑफ लाइन 1 कितना हो जाएगा सर, देखो मुझे क्या पता है लाइन 1 के बारे में, एक पॉइंट इस पे और स्लोप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाहो तो मैं बना भी देता हूँ समझने के लिए, ठीक है ना, समझने के लिए जस्ट बना रहा हूँ मैं, ताकि आपको समझाना आसान रहे, ठीक है। कि भाई जो लाइन 1 है ये कहाँ से पास कर रही है सर, 0,2 से, है ना, और इसका स्लोप क्या है सर, m1 है। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। क्या कोई और फॉर्म भी यहाँ पे हम लगा सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे c इंटरसेप्ट दिया हुआ है सर, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, c इंटरसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। क्यों, c इंटरसेप्ट पता है, स्लोप भी पता है, y = mx + c वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अगर आप ये ना लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है, बल्कि वो जल्दी हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया। तो y - y1 कितना है, 2 है सर, इज इक्वल टू m कितना है सर, m है, m मतलब m1, ठीक है, m मतलब m1 कितना है, -√3 है सर, और यहाँ पे x - x1 कितना है, 0। तो यहाँ से कितना आ गया, y - 2 इज इक्वल टू -√3x, ठीक है। अगर मैं सॉल्व करूँ थोड़ा अच्छे से तो √3x इधर आएगा, प्लस में y - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। जो मैंने भी दूसरे फॉर्म वाली बात करी समझ में आ गया ना, मैंने क्या बोला, मैंने कहा इसका y इंटरसेप्ट ही तो दिया गया है c2, भाई c पता है, यहाँ पे m पता है, तो y = mx + c वाली फॉर्म भी लगा सकते थे, ठीक है। ऐसे यहाँ भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अगर हम बोले कि भाई लाइन 2 की इक्वेशन निकालनी है, अब लाइन 2 के बारे में ज़रा देखो, ठीक है। अगर मैं लाइन 2 की बात करूँ तो लाइन 2 के बारे में ज़रा देखो, लाइन 2 ये रही, लाइन 2 एक पॉइंट से पास कर रही है, स्लोप है इसका m2 क्या होगा, ध्यान से देखो, मैं बोलूँगा m2 जो होगा, m2 वो तो m1 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि लाइन 1 पैरेलल है लाइन 2 के, पैरेलल लाइन के स्लोप बराबर होते हैं, तो m2 मतलब कितना हो गया, ये भी -√3 हो गया, है ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन 2
कितना हो जाएगा, y माइनस वाई वन इजक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ से y माइनस, अब x1 y1 कौन सा लोगे सर आप, x1 y1 कौन सा लोगे भाई, जो इस पे है। अब इसके लिए ये हो गया x1 y1, ठीक है। तो y1 कितना -2 है, तो ये जाएगा +2 इज इक्वल टू m कितना है, वही है x माइनस x1 कितना है, वो तो 0 ही है खैर, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन कितनी हो जाएगी, -√3x इधर आएगा तो √3x हो जाएगा ये, ठीक है। √3x हो जाएगा प्लस में y प्लस में 2 इक्वल टू 0, ठीक है। हालांकि अगर हम डायरेक्ट इंटरसेप्ट फॉर्म लगाते हैं तो जल्दी से आंसर आ जाता है, क्यों, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर हम पहली लाइन की बात करते हैं यहाँ पे m1 c1 लिख देते, और अगर दूसरी लाइन की बात करते हैं तो वही एम एक्स प्लस सी, तो m2 c2 लिख देते, है ना। और यहाँ से आप देख पाओगे कि भाई m तो दोनों में सेम था, c1 यानी कि पहले के लिए जो इंटरसेप्ट था वो था 2, और c2 की जगह कितना हो जाता है -2, क्योंकि नीचे है इंटरसेप्ट तो -2 लेते हैं। आप वैसे भी निकाल सकते थे यार, आपकी इच्छा भैया, आपको जो आसान लगे जैसा लगे कर लेना, ठीक है। इसमें हम दोनों ही कर सकते थे। क्लियर होगी बात, तो चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक। फिर चलते हैं आगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा था, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट्स इट एट ए पॉइंट ऑफ -2,9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। मुझे एक बात बताओ यार, कि अगर ये अपना एक्स एक्सिस हो, ठीक है, ये अपना कौन हो, एक्स एक्सिस हो, और ये अपना वाई एक्सिस हो, ठीक है, तो ये लाइन कैसे बनेगी। कुछ कुछ रफ फिगर भी बनाओगे तो थोड़ा अच्छे से बनाना। रफ का मतलब ये नहीं होता कबाड़ा ही कर दो। देखो -2,9 तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, यानी यहाँ कहीं मान लो सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, यहाँ पर कहीं -2,9 है, तो लाइन कुछ ऐसे जा रही होगी, ठीक है। ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी, कैसे भी जाए वो मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे एंगल वैंगल तो नहीं भी पता अपने को, ठीक है। लेकिन इतना पता है कि अगर मुझे परपेंडिकुलर ओरिजिन से डालना है तो लाइन को ऐसे ही होना पड़ेगा कुछ कुछ, ठीक है, लाइन को कुछ कुछ ऐसे ही होना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यार आप ओरिजिन से परपेंडिकुलर कैसे डालोगे, अगर मान लो आपने लाइन ऐसे बना दी तो यहाँ से ओरिजिन से परपेंडिकुलर, ठीक है, इस पॉइंट पे कैसे आएगा, है ना। इसीलिए ऐसे भी थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि ओरिजिन से, ओरिजिन मान लो यहाँ पे ए है, अब मैंने जानबूझ के ओ नहीं लिखा क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं ना, 0 और ओ में कन्फ्यूज आओगे, ठीक है। ये पॉइंट बी है सर, ये है -2,9। अब अगर आपको ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालना है तो लाइन को कुछ ना कुछ ऐसे होना पड़ेगा, क्योंकि इसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब मुझे एक बात बताओ कि इस लाइन की, जिसका नाम मैं एल लिख देता हूँ, क्या इक्वेशन निकालनी आसान चीज़ नहीं है, आसान है। क्यों, क्योंकि देखो जो ए बी का स्लोप है, जो ए बी का स्लोप है, अगर मैं इसको बोल दूँ, अगर मैं इसको बोल दूँ m1, और जो लाइन का स्लोप है सर, इसके स्लोप का मैं बोल दूँ m2, तो भाई जो ए बी है सर, ए बी देख रहे हो ना, इतना, क्या ए बी और लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, आप बोलोगे हाँ। तो क्या इनके प्रोडक्ट जो स्लोप है, इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, हाँ। तो एक का स्लोप पता लग गया, दूसरे का पता लग जाएगा, हाँ। एक का पता लगाना क्यों आसान है, क्योंकि जो ए बी है इसका ए पॉइंट भी पता है, बी पॉइंट भी पता है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा स्लोप ऑफ ए बी, यहाँ पे एक और चीज लिख देते हैं, लेट स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू m1 एंड स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू m2, है ना। लाइन L क्या मैं दिखा रखा है, हालांकि मैंने स्लोप भी लिख दिया, बट फिर भी इतना लिख दो, ठीक है। तो हमें पता है कि जो लाइन L है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर है ए बी के। इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब हो कि जो L का स्लोप है, L का स्लोप कितना है m2, इनटू में जो ए बी का स्लोप है कितना है m1, इनका प्रोडक्ट आना चाहिए -1। अब मुझे पता है कि भाई m2 तो मुझे नहीं पता, लेकिन m1 तो इज इक्वल टू कितना आना चाहिए -1, है ना, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट -1 है। अब मुझे बताओ m1 निकाल सकते हो क्या, हाँ, क्योंकि m1 इसका स्लोप है और इस पर मुझे 2 पॉइंट पता है, तो y2 - y1, है ना, इसको x2 y2 मानो, इसको x1 y1 मानो। तो यहाँ पे 9 - 0, y2 - y1, 9 - 0 हो गया, डिवाइड बाई x2 - x1 यानी -2 - 0, तो यहाँ से x2 - x1 भी हो गया। तो यहाँ से m2 की वैल्यू सीधा सीधा अपने को तो पता लग गई यार, है ना। क्यों, क्योंकि ये हो गया माइनस, ठीक है, 9/2
है ना, क्योंकि 9 बटे माइनस जो होगा माइनस ऊपर शिफ्ट कर दिया, इक्वल टू -1, तो माइनस से माइनस कट गया होगा, उधर जाएगा। तो m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, m2 की वैल्यू आ जाएगी 2/9। m2 तो मुझे पता लग गया है ना, m2 तो मुझे पता लग गया, ये रहा। अच्छा, अब अगर मुझे m2 पता है सर तो m1 पता लग जाएगा, सॉरी m1 तो खैर निकालना नहीं है, m1 तो पहले ही, ठीक है। अब अगर मुझे m2 पता लग गया, मतलब इस लाइन का स्लोप पता लग गया, और इस लाइन पे एक पॉइंट पता है, तो मैं क्या बोलूँगा, इक्वेशन ऑफ लाइन। मैं क्या बोलूँगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। अब जैसे ही देखो मुझे इसका स्लोप पता लग गया, इस लाइन का स्लोप पता लग गया, मैं क्या बोलूँगा कि यार अब तो लाइन की इक्वेशन निकालनी बहुत आसान हो गई। मैं बोलूँगा इक्वेशन ऑफ लाइन एल, ठीक है। क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 होता है, ठीक है। तो m की जगह इसके स्लोप को हमने m2 माना है, बस इतना याद रखना। y माइनस y1 मतलब अब देखो, अब x1 y1 अब इसको बोलोगे, स्लोप निकालते वक्त हमने इसको x2 y2 बोल दिया था, कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर इसके लिए वर्क कर रहा है, सिर्फ लाइन पर फोकस करो, ठीक है। तो y माइनस y1 यानी कि हो जाएगा 9 इज इक्वल टू m2, इसका स्लोप कितना है 2/9, x माइनस x1 कितना -2 है, +2 बन जाएगा। तो 9 उधर आएगा गुणा में, तो 9y माइनस में 81 बराबर 2x प्लस में 4, है ना। तो फाइनल कितना हो जाएगा, सबको उधर शिफ्ट कर दो, सबको उधर शिफ्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 2x, 9y उधर जाएगा -9y, माइनस 81 उधर जाएगा +85, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 0। बस देखो जो इधर 0 लिखना था मैंने उधर लिख दिया यार, बस अब इसको खिसका के ऐसे लिख देता हूँ, हो गया ना सही से। चलो, तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 भी देखो यार, क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी आसान सा है। इसमें क्या कह रहा है, द लेंथ L इन सेंटीमीटर्स ऑफ ए कॉपर रोड इज लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर C in an experiment if L is equal to this when C is equal to this and L is equal to this when C is equal to this, express L in terms of C। देखो ध्यान से देखना, ठीक है। L in terms of C, जैसे हम अभी इक्वेशन लिखते हैं ना y is equal to mx plus c ऐसा कुछ करके, तो इसका मतलब क्या होता है y in terms of x, तो यहाँ पे L in terms of C लिखना है सर। तो मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं, y एक्सिस पे ये मान लेते हैं और x एक्सिस पे c मान लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने समझाने के लिए सिर्फ, ठीक है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर एक टेबल बनाई, ठीक है। अब ये जो टेबल है ना सर, अभी समझ जाओगे आप कि ये क्यों बना रहा हूँ मैं, और इससे समझाने में क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पे L इन टर्म्स ऑफ C दिखाना है सर, L इन टर्म्स ऑफ C दिखाना है। तो यानी कि एक काम करो ना, L को y पे दिखाओ और जो C है उसको x एक्सिस पे दिखा दो। L इन टर्म्स ऑफ C जैसे y इन टर्म्स ऑफ x आप दिखाते हो, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पे बोला भी गया है कि जो लेंथ है वो लीनियर फंक्शन है, ठीक है ना, C का। जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ x लिखते हो, है ना, y इज फंक्शन ऑफ x। तो ऐसे ही यहाँ पे L इज इक्वल टू एफ ऑफ C अगर आप लिखोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, L इज फंक्शन ऑफ C। तो यानी कि यहाँ पे अभी भी आपको हिंट मिल रहा होगा, L को हम कहाँ दिखा दें, y पे, और C को कहाँ दिखा दें, x पे, सेल्सियस में जो टेम्परेचर है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बस ये टेबल में वैल्यू लिख दो। यहाँ पे क्या बोला गया था कि L अगर 124.942 था, L कितना 124.942 था, कब, जब C 20 था, ठीक है साहब। L 125.134 था, कब, जब C 110 डिग्री सेल्सियस था। इतनी बात समझ में आई क्या आपको? ये जो चीज़ मैंने लिखी सर, ये जो चीज़ मैंने लिखी, ठीक है, ये आपको समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है ना? अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, कि समझो ये x1 है, ये x2 है ना। थोड़ी देर के लिए समझो कि ये y1 है साहब, ये y2 है ना। तो x1 y1 x2 y2 के जैसा कंपेयर करो। तो मतलब क्या कि लीनियर फंक्शन दिखाना है ना। ये क्या कह रहा है, इज ए लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन का मतलब क्या है कि x1 y1 x2 y2 किसी लाइन पे ही होंगे। अगर ये लीनियर फंक्शन है सर, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर x1 y1 और x2 y2 की बात करूँ तो ये उस लाइन को, किसी लाइन को सेटिस्फाई करेंगे,
किसी लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जो लेंथ है, ठीक है ना, सेंटीमीटर में, ये लीनियर फंक्शन है सेल्सियस स्केल का, ठीक है। तो इसका मतलब लेंथ को अगर मैं y पे दिखा रहा हूँ, इसको x पे दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे एक पॉइंट मिलता है ना x1 y1, और यहाँ से एक दूसरा पॉइंट मिलता है x2 y2 उसके कॉरस्पॉन्डिंग में। तो मतलब ये x1 y1 x2 y2 किसी लाइन पे ही होंगे। क्यों? क्योंकि लीनियर फंक्शन के पॉइंट्स हैं, मतलब, है ना। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोलूँगा इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब क्या कि जो फंक्शन था उसका आपने ग्राफ बनाया एक तरह से y = fx का, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वो होता है y - y1, ध्यान दो, इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे 2 पॉइंट पता है तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा दूँ। क्या ये चीज़ लगा सकता हूँ मैं यहाँ पे? हाँ, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा, ध्यान से देखना, यहाँ क्या आएगा, x - x1। बस अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो सबकी। देखो जैसे यहाँ पे y है अपने क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे l इन टर्म्स ऑफ c पुट करना है, तो y की जगह क्या पुट कर दोगे, y की जगह क्या पुट कर दोगे, c। इसलिए मैंने पहचान के लिए लिख भी दिया है, तो मतलब y की जगह l पुट कर दोगे, c नहीं, y की जगह l आ गया। y1 की वैल्यू देखो ये रही, y1 की वैल्यू है 124.942 इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही है क्या? ठीक है, देख लो भैया, y की जगह l लिखना है, y1 की जगह ये लिखना है, y2 की जगह ये लिखना है। क्या है, y2 - y1, यानी कि ये माइनस ये, तो y2 कितना हो गया, 125.134, माइनस y1 की जगह कितना हो गया, 124.942, डिवाइड बाई x2 - x1। x2 की जगह कितना लिखना है, 110, माइनस x1 की जगह कितना लिखना है, 20, इनटू में x - x1। x की जगह क्या लिखना है सर, x की जगह लिखना है c इन टर्म्स ऑफ c की जगह x दिखाया गया है। x1 की जगह क्या लिखना है सर, 20। क्या यहाँ तक समझने में आपको कोई भी दिक्कत हो रही है क्या? ठीक है, यहाँ तक समझने में, ठीक है, इसको उधर ही रखते हैं, थोड़ा जगह बच जाएगी, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया, देखो पहले इधर वाला सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गया, 2 बच जाएगा, फिर 3 में से 4 नहीं जाएगा तो एक हासिल लेना पड़ेगा, 13 में से 4 गया, 9 बच जाएगा, 0 बचा हुआ, एक हासिल लिया 10, 10 में से 9 गया, यहाँ 1 बच जाएगा, एक उधर देखो, ये भी 124, वो भी 0 हो गया, यानी 0.192 डिवाइड बाई 110 में से 20 गया, कितना बचेगा सर, 90 बचेगा। अंदर कितना हो जाएगा, c - 20 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा हुआ है, l - d, जो माइनस में उसको उधर ले जाओगे प्लस में चला जाएगा, यानी कि ये 124.942 इधर आ जाएगा। क्लियर हो गई क्या ये चीज़? ठीक है, तो ये आ गया l इन टर्म्स ऑफ c। देखो यही तो बोला था कि भाई लेंथ को इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर दिखा दो, ठीक है, सेल्सियस में। क्लियर हो गई बात? ये था, ठीक है, अपना फाइनल सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है, ठीक है, ध्यान से देखना, आसानी समझ में आ जाएगा। इसमें क्या रहा है, द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल इतने लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक एट रुपीज़ इतने पर लीटर, है ना, एंड इतने लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹16 पर लीटर, एज्यूमिंग ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, हाउ मैनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट ₹17 पर लीटर। तो हम क्या करते हैं ना, इधर भी वही काम करते हैं, इधर भी, ठीक है, इधर भी, ठीक है, क्या कर लेते हैं, पहले यहाँ पे एक टेबल ही बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी एक टेबल ही बना लेते हैं, ठीक है। जब टेबल में डेटा आपके सामने लिखा होगा ना, तब आप देखोगे कि क्वेश्चन कितना आसान सा है, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अमाउंट x एक्सिस पे, और ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं प्राइस y एक्सिस पे, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या कह रहा है, 980 लीटर ईच वीक बेच सकते हैं इतने रुपीज़ पर लीटर पे, यानी कि अगर अमाउंट जो भी जितना वो बेच रहे हैं, टोटल मात्रा जो है वो 980 लीटर है, ठीक है, 980 लीटर है, तो 14 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेचा है उन्होंने, ठीक है। और अगर 16 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेचेंगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 1220 लीटर। अब हमसे कह रहे हैं कि अगर उन्हें 17 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेचना है, 17 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेचना है,
तो कितना अमाउंट, मतलब है ना कितने लीटर, तो हम क्या बोल देते हैं, चलो x लीटर, या फिर आप यूँ कह लो ये अपना हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, तो इसको x3 मान लो ना, x3 लीटर्स। ठीक है, ये अपना हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2, ये काम करेगा y3 का। क्लियर होगी बात, है ना। तो मैं क्या पे बोलूँगा यहाँ पे, हम बोलेंगे लेट फॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 17 ऑफ रुपीज़ 17 पर लीटर, अमाउंट ऑफ मिल्क इज इक्वल टू x3 लीटर्स। ठीक है, यानी कि अगर उन्हें इतने में बेचना है तो मान लो x3 लीटर, मुझे नहीं पता क्या है ना, x3 लीटर मैंने मान लिया। अब क्योंकि यहाँ पे बोला गया है एक बात हमसे कि इनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप है ना, इनके बीच में क्या है, लीनियर रिलेशनशिप है, मतलब x1 y1, ये जो पॉइंट होगा ये जिस लाइन किसी एक लाइन पे है, ठीक है ना, उस लाइन को ये भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, x2 y2, या आप यूँ कह लो, खैर ये तो बहुत सारी लाइनों पे हो सकता है, या आप यूँ कह लो कि वो कॉमन लाइन है ना, वो कॉमन लाइन जिस पे ये दोनों पॉइंट होंगे उसी पे वो पॉइंट भी होगा, आप ऐसे भी कह सकते हो x3 y3, ये होगा ना, क्योंकि इनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप है, मतलब तीनों पॉइंट एक लाइन पे होंगे, हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब जैसे कि अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, मैं बोल सकता हूँ स्लोप, ठीक है, यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि भाई जो स्लोप है ए बी का वो बराबर हो जाएगा स्लोप ऑफ बी सी के। क्या मैं ये बोल सकता हूँ, हाँ, क्योंकि एक ही लाइन है ना भाई, स्लोप यहाँ से निकालो यहाँ से निकालो, एक ही बात है। ठीक है, स्लोप तो बराबर ही होना चाहिए, तो अगर मैं ए बी का स्लोप निकालूंगा तो y2 माइनस y1 आएगा। क्या आएगा सर, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 आएगा क्या, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, यही आएगा। ठीक है, क्या मैं BC का स्लोप निकालूँ तो y3 माइनस y2 आएगा, ऊपर y3 माइनस y2 और नीचे क्या, नीचे आएगा x3 माइनस x2। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है, स्लोप का फॉर्मूला पता है ना, 2 पॉइंट पता स्लोप ऐसे निकलता है। ठीक है, तो दो अलग अलग जहाँ से निकाला स्लोप, बट क्योंकि एक ही लाइन के स्लोप है तो आपस में इक्वल होंगे, वैल्यू पुट कर दो सर। ठीक है ना, y2 y1 कितना है 16, y1 कितना है 14, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 14 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। x2 कितना है सर 1220, x1 कितना है 980, तो यहाँ पे आ जाएगा 1220 माइनस में कितना हो जाएगा 980 बराबर y3 y2 यानी 17 माइनस 16, तो यहाँ से हो जाएगा 17 माइनस 16 डिवाइड बाई x3 माइनस x3 माइनस x3 तो मुझे पता ही नहीं है, तो x3 की जगह x3 लिखूंगा, लेकिन x2 कितना है सर 1220। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल तरीके से समझाया मैंने, आप कहीं भी देख लेना, इससे सिंपल वीडियो नहीं मिलेगी आपको, इससे सिंपल, ठीक है ना, जिस कोई भी लेक्चर देखना ऐसा सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल सिंपल है, कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो 16 में से 14 गया, कितना बचेगा 2 डिवाइड बाई 1220 में से 980 घटा दो, 0 में से 0 गया 0, ठीक है, और 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे 11 में से 9 गया 2, 240 यहाँ पे बच गया, यहाँ पे 1 बचेगा ऊपर, 17 में 16 गया था, और नीचे कितना है x3 माइनस 1220। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। अब देखो, इसको काटोगे तो 2 एकम 2, इसको काट दोगे 2 से तो 120 हो जाएगा, गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, ये इससे गुणा होगा x3 माइनस 1220 पूरा 1 से, है ना, ये पूरा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x3 माइनस 1220 इज इक्वल टू, ये 120 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 120। x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जनाब, 1220 प्लस में जाएगा 1220 और 120 यानी कि 1340 ये आया है ना। इसका मतलब जो अमाउंट ऑफ मिल्क है, अमाउंट कितना हो जाएगा, है ना, जो कि है x3 लीटर्स, x3 नहीं था x3 लीटर्स था, तो x3 कितना आया 1340, तो अमाउंट हो जाएगा 1340 लीटर। ठीक है, पूरा अच्छे से लिख लो, अमाउंट ऑफ मिल्क। ठीक है, अब आप चाहो तो फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। क्लियर हो गया ये वाला सवाल। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुत इजी सा क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है,
P is the midpoint of a line segment between axes so that equation of the line is this। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो हमें एक्सिस बनाने पड़ेंगे। अगर आप क्वेश्चन समझना चाहते हो अच्छे से तो समझो कि अगर मैंने एक्सिस बना लिए हैं, ठीक है, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब मुझे ना एक लाइन सेगमेंट दिख रहा है क्वेश्चन में जिसकी बात की जा रही है, और ये जो लाइन सेगमेंट है ना बिटवीन एक्सिस है। मतलब क्या कि कहीं पर भी मान लो मैंने यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट बनाया सर, ठीक है, और ये लाइन सेगमेंट कहाँ बनाया, बिटवीन एक्सिस बनाया सर। बिटवीन एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ऐसे कहीं काटता हुआ ये आगे जाता, अगर आगे हम बढ़ाएं तो। बट ये लाइन सेगमेंट है तो अभी इतना ही रोक दो। बट जाहिर सी बात है अगर ये लाइन सेगमेंट है तो मतलब सेगमेंट है किसी लाइन का। आप अगर क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे तो लाइन सेगमेंट लिख रहे हैं लोग, लेकिन आगे पूछ रहे हैं इक्वेशन निकाल दो लाइन की। तो कंफ्यूज मत होना, लाइन सेगमेंट बोल के लाइन की इक्वेशन इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये लाइन सेगमेंट किसी लाइन का तो सेगमेंट होगा ना। मतलब अगर इसको आगे बढ़ाया जाता, इसको अगर आगे बढ़ाया जाता तो आपको एक लाइन ही तो मिलती ना सर, उसी लाइन की इक्वेशन पूछ रहे हैं। बट अपने को अभी लाइन सेगमेंट में फोकस करना है, इसलिए मैंने आगे वाली चीज़ डॉट से बनाई है। बट अगर आप सॉलिड से बन रहे हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लाइन सेगमेंट सिर्फ इतना ही से बात करें, लाइन मतलब ये पूरा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो लाइन सेगमेंट है ना, इसका नाम दे दूँ क्या मैं? इसका नाम मान लो मैंने यहाँ पे एम एन दे दिया सर, इसका नाम एम एन दे दो, या हाँ चलो एम एन ही दे देते, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट पी है सर, इसका मिड पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट है स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। अब सोचो अगर एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिलाता है ना, तो मतलब एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट कुछ तो होगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे ये कह देता हूँ सर, तो यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, मैंने कहा चलो एक्स इंटरसेप्ट ए है सर, मैंने क्या बोल दिया, एक्स इंटरसेप्ट ए है और वाई इंटरसेप्ट बी मान लिया मैंने। हालांकि इनको स्मॉल लेटर से मानते हैं ज़्यादातर, बट क्योंकि यार ए और बी स्मॉल लेटर में कहीं और यूज़ हो गया, फॉर्मूला में आपने एक्स बाई ए वाई बाई बी पढ़ा तो आपको रट गया होगा, है ना। तो यहाँ पे गलती मत करना स्मॉल ए स्मॉल बी लिखने की, क्योंकि स्मॉल ए स्मॉल बी कुछ और है, तो इसलिए मैंने कुछ और नहीं माना, ए और बी की फॉर्म में ही माना। आप चाहो तो स्मॉल ए डैश स्मॉल बी डैश भी मान सकते हो, बट समझना इससे ज़्यादा आसान रहेगा। आप जरा ध्यान से देखना, मैं क्या बोलूँगा, मैं लिखूँगा लेट एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू कैपिटल ए, सर स्मॉल ए नहीं माना मैंने यहाँ पे, एंड वाई इंटरसेप्ट कैपिटल बी है सर। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी सर, इक्वेशन ऑफ लाइन बोल दो, लाइन सेगमेंट बोल दो, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगी सर, एक्स बाई एक्स इंटरसेप्ट स्मॉल ए लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे स्मॉल ए कुछ और है, वाई डिवाइड बाई वाई इंटरसेप्ट सर, वाई इंटरसेप्ट यानी कि स्मॉल बी लिखते हैं बट यहाँ कुछ और है, इक्वल टू 1, यही होगा ना। तो यहाँ से मुझे हिंट मिलता है यार कि अगर मुझे ए पता लग जाए इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ए और बी पता लग जाए इन टर्म्स ऑफ स्मॉल बी, या कुछ भी मतलब ए और बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए और बी में पता लग जाए स्मॉल वाले में, तो काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा है उसमें ए और बी दिए गए हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी तो हमने खुद माना है, जो हम एज्यूम करते हैं वो वैल्यू एलिमिनेट करनी होती है, उसकी जगह उनमें वैल्यू लानी होती है जो इसमें हो, यानी इसमें लेके आना है, यहाँ भी देख सकते हो। तो यानी कि यहाँ से मुझे हिंट मिलता है कि ये चीज़ तो मैं बाद में कर सकता हूँ, पहले मैं ए और बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दैट निकालूंगा। तो एक काम करते हैं, इनको थोड़ी देर के लिए भी छोड़ देते हैं, है ना, इनको थोड़ी देर के लिए भी छोड़ देते हैं। एक काम करो, अभी आप फोकस करो एन एम पर, या यूँ कह लो एम एन पर, ठीक है। आप एक बात बताओ कि अगर आप एम एन पे फोकस करें, कहाँ पे फोकस करें सर, एम एन लाइन सेगमेंट पे, तो एम जो है, ठीक है ना, इसका जो कोऑर्डिनेट है सर वो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए कोमा 0, है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कैपिटल ए कोमा 0 हो जाएगा कि नहीं? हाँ यार बिल्कुल हो जाएगा ना, यहाँ से ये ए है तो एक्स कोऑर्डिनेट ए हो गया, एक्स एक्सिस पे तो वाई 0 हो जाएगा, और एन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्योंकि वाई एक्सिस पे है तो 0 कोमा कितना बी, तो ये हो जाएगा 0 कोमा बी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? और इसका बिल्कुल मिड पॉइंट है सर, मिड पॉइंट है कितना, ए कोमा बी, यानी कि पी ए कोमा बी मिड पॉइंट है, मतलब बड़ा आसान हो गया यार। ये तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला वाला मिड पॉइंट फॉर्मूला, उसके हिसाब से स्मॉल ए क्या होना चाहिए, होना चाहिए x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। सोचो ना, अगर ये x1 y1 होता, ये x2 y2 होता, ये xy होता, तो x क्या होता है, x1 x2 जोड़ो डिवाइड बाई 2 कर दो, वही होता है ना। तो वही चीज़ कर रहा हूँ यार, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 0 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से कैपिटल ए की वैल्यू निकालोगे 2a हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कैपिटल ए इक्वल टू 2a, है ना। तो कैपिटल ए इज इक्वल टू 2a, है ना।
कैपिटल ए की वैल्यू 2a मिल गई, ठीक है। ऐसे करो y की जगह b है सर, बस ये क्या होगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, यानी 0 प्लस कैपिटल B डिवाइड बाई 2। मुझे तो कैपिटल B की ही वैल्यू चाहिए सर, तो ये 2 भी हो जाएगा क्या। अब अगर अच्छे से लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कैपिटल इधर वो इधर, खैर कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। अब हम बता सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। हम बोलेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस y डिवाइड बाई वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। कैपिटल ए की जगह क्या 2 इंटू स्मॉल है, तो कैपिटल ए जो है सर यहाँ पे इसकी जगह क्या हो जाएगा 2 इंटू स्मॉल है, y डिवाइड बाई कैपिटल बी की जगह क्या है सर 2 इंटू स्मॉल बी इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कट जाएगा x बाई ए, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कट जाएगा y बाई बी, इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 2। यही प्रूफ करना था ना, देख लो हो गया। क्लियर हो गई बात। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक। चलिए अब चलते हैं आगे। जो अगला सवाल है इसमें बोला गया पॉइंट आर डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस इन द रेशो 1:2, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। ये भी वैसा ही है, बट यहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज आपको समझनी आनी चाहिए क्वेश्चन की। अगर वहाँ घपला हो गया, क्योंकि भाई 1:2 में 1 किधर 2 किधर, भाई 1:2 में 1, मैं समझाना जो चाहता हूँ भी समझाता हूँ, पहले मैं फिगर बनाऊँ तभी बोल पाऊँगा मैं अच्छे से कि मैं क्या बोल रहा था, ठीक है। एक बार रुक जाओ बस थोड़ा देर, इसको लिख लूँ। हाँ अब देखो यहाँ पे क्या बात बोली गई है कि अगर मान लो, ठीक है, ये कोई लाइन है सर, ठीक है, लाइन सेगमेंट है सॉरी, ठीक है, पॉइंट दिस डिवाइड लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, ये लाइन सेगमेंट है, लाइन नहीं, तो लाइन सेगमेंट को बिटवीन एक्सिस ही रखो बस, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ तक, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है सर कोई। क्लियर हो गई बात। बिटवीन एक्सिस वैसे ही मानते हैं कि ये m है ये n है सर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि जो पॉइंट r है ना, जिसके कोऑर्डिनेट h, k हैं, ये डिवाइड कर देता है इस लाइन सेगमेंट को बिटवीन एक्सिस 1:2। मतलब कि अगर मान लो 1:2 का क्या मतलब समझते हो, सोचो कि अगर एक तरफ लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो उधर 2 सेंटीमीटर होगी, इधर 2 होगी तो उधर 4 होगी, ऐसे ही तो होगा। मतलब जितना टुकड़ा इस तरफ होगा उसके डबल उस तरफ होगा। तो बिटवीन एक्सिस कहने का क्या मतलब है कि मैं ये वाला टुकड़ा 1 सेंटीमीटर लूँ और ऐसे ऐसे 2 इधर लूँ, इसको मैं 1:2 बोल रहा हूँ, या फिर ध्यान से देखना, या फिर है ना इधर जितनी लेंथ लूँ उसकी दुगनी लेंथ इधर लूँ, इसको मैं 1:2 बोल रहा हूँ। और दोनों से अलग अलग आंसर आएंगे, लेकिन है तो कोई एक ही आंसर। तो यहाँ पे आपको पहचानना होगा कि 1:2 का क्या मतलब बोला गया। तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर बोला गया है 1:2 जो बनता है ना, ये कहाँ पे बनता है, बिटवीन दी एक्सिस। और बाय डिफ़ॉल्ट ये मान्यता रही है कि भाई पहले हम x की बात करते हैं फिर y की बात करते हैं, यानी कि जो x तरफ x:y यानी x की तरफ वाला सेगमेंट है वो 1 है, तो y की तरफ वाला सेगमेंट की लेंथ उसका डबल है, 2 टाइम्स है। तो मतलब क्या, x एक्सिस ये है ना, तो इधर से अगर आप 1 सेंटीमीटर लो तो इधर 2 सेंटीमीटर लोगे, यानी कि अगर इधर समथिंग लोगे तो ये समथिंग प्लस समथिंग यानी उसका डबल आएगा। तो इसका मतलब जो 1:2 है ना सर, इसका मतलब आपको समझ में आया होगा कि वो यहाँ कहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट को P बोल रहा हूँ जिसके कोऑर्डिनेट h, k हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जितनी लेंथ इधर है उसकी डबल इधर है सर, उसकी डबल इधर है। कैसे, फिर से समझा देता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट पहले x की बात की जाती है और फिर y की बात की जाती है। तो अगर 1:2 दिया है मतलब x की तरफ जो लेंथ आ रही है इस लाइन सेगमेंट की, x एक्सिस की तरफ, वो अगर 1 है तो उसके 2 टाइम्स y की तरफ, यानी जो y एक्सिस की तरफ लेंथ गई है इस लाइन सेगमेंट की। क्लियर हो गई बात। तो मतलब क्या, मतलब ये है जनाब कि अगर आप रेशो में लिखोगे ना जब इसको, तो इसको ऐसे लिखोगे कि अगर ये वाली लेंथ 1 है, ठीक है, या फिर ऐसे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, कि अगर ये वाली लेंथ 1 है, रेशो 2 उस तरफ आएगा, ठीक है। अगर ये गलती करके किसी ने इसको 2:1 लिख दिया है ना 1:2 की जगह, ठीक है, तो वो गड़बड़ा जाएगा मामला। या फिर 1:, क्यों, क्योंकि 1:2 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना सर, 1:2 आप गड़बड़ा के क्यों जाएगा, है तो ये 1:2 ही, बट क्वेश्चन के हिसाब से उलट गया है ये, क्योंकि आपने 1 इस तरफ लिख दिया 2 इस तरफ लिख दिया, गड़बड़ा गया मामला वहीं पे। क्यों, क्योंकि 1:2 में आपको देखना पड़ेगा 1 किधर लिखूँ 2 किधर लिखूँ, तो 1 x की तरफ लिखना है सर, क्योंकि पहले x की बात की जाती है। तो x एक्सिस इधर है तो इधर 1 आएगा उधर 2 आएगा। अगर 1:2 ऐसे लिख दोगे गड़बड़ा जाएगा मामला, है ना। तो ऐसे मत लिखना, बस मेरे कहने का ये मतलब है, ठीक है।
अगर मैं इसकी फिगर थोड़ा और हट के बनाऊँ यहाँ पे, अब आपको यहाँ जब ज़्यादा से समझा पाऊँगा कि अगर मान लो ये पॉइंट M है ना, अरे जब अपने पास सीधी लाइन खींचने का तरीका है तो मैं क्यों इतना टेंशन ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, ये देखो, ये अगर ठीक है M है और ये अगर N है, तो मैंने कहा अगर यहाँ पे कहीं P होगा तो M की तरफ 1 आएगा, N की तरफ 2 जाएगा, N की तरफ 2 जाएगा, ठीक है, क्योंकि M x पे बना है और वो y पे बना है, ठीक है। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट पता है h, k, क्या मुझे M के कोऑर्डिनेट पता है? हाँ। कैसे? मान लेते हैं कि x इंटरसेप्ट अगर a हो और y इंटरसेप्ट b हो, सर y इंटरसेप्ट कितना हो? b हो, तो इसके कोऑर्डिनेट M के कोऑर्डिनेट कितना आएंगे? ये a हो गया और y कोऑर्डिनेट होता है 0 x एक्सिस पे, ऐसे यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट b, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेना, ठीक है, लेट x कोऑर्डिनेट या फिर लेट x इंटरसेप्ट लिख ही देता हूँ मैं, इज इक्वल टू स्मॉल a एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू स्मॉल b, ठीक है। अब देखो यार, अब मैं क्या करता हूँ ना, पहले h और k, ठीक है ना, जो इसकी वैल्यू आई a,0 और 0,b, ठीक है। अब देखो, इसके बाद अगर आपके पास ऐसा होता है तो सेक्शन फॉर्मूला हम लगा सकते हैं ना, अगर इसको हम एक्स वाई से कंपेयर करते हैं, याद करो सेक्शन फॉर्मूला में क्या पढ़ा था हमने, इसको x1 y1 से कंपेयर करते हैं। हालांकि ये फॉर्मूला है ना, अलग से याद रखने की जरूरत नहीं होती है, इधर का उधर करना होता है, ये मैंने आपको ट्रिक में बताया हुआ है, ठीक है। खैर फिर भी, और ये मान लो m1 है और ये m2 है, रेशो m1 रेशो m2 है, तो हम, ठीक है, जो x होता था कैसे निकालते थे, याद करो, x हम निकाल देते उधर का इधर, यानी कि m2 x1 के पास आएगा, ठीक है, m2 x1 के पास आएगा तो हो जाएगा m2 x1 प्लस इधर वाला उधर, ठीक है, यानी कि m1 x2, और नीचे इन दोनों को जोड़ दो m1 m2 को, है ना। मैंने क्या बोला कि अगर आप फॉर्मूला ना भी देखो तब भी आपको पता है कि भाई जो बीच में है, यानी कि h, x की जगह क्या है h, है ना, वो उधर वाला इधर करो बस, 2 गुणा में 1 a, ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है, यानी कि ये 2 गुणा में a, उधर वाला इधर आएगा, 2 गुणा में हो जाएगा 2a प्लस इधर वाला उधर जाएगा a गुणा में 0। आप डायरेक्ट वाइट वाला लिख सकते हो, पीला वाला समझाने के लिए, बट अगर आपको लगता है नंबर कर सकते हैं फॉर्मूला लिखने के तो आप लिख भी देना, ठीक है। m1 प्लस m2 करोगे 1 + 2 यानी कि 3, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो सर, a की वैल्यू क्या जाएगी 3 गुणा में h, 3h, ठीक है, a की वैल्यू क्या जाएगी 3h डिवाइड बाई 2 डिवाइड में आ जाएगा अगले स्टेप में, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू तो मुझे मिल गई इन टर्म्स ऑफ h, ठीक है, जो कि अभी ये काम आने वाला है अपने बाद में। चलो, अब ऐसे ही अगर हम y की बात करते हैं सर, y में भी यही करना होता है। अगर हम y की बात करते हैं, एक मिनट रुक जाओ, तो y में भी यही करना होता है ना। y में क्या होता है, m2 के साथ 2 के साथ 1, m2 y1 और 1 के साथ 2, m1 y2, नीचे दोनों का जोड़, तो यहाँ से y की वैल्यू m2, बस फॉर्मूला में नहीं देखना, उधर का इधर करना है, बस y का याद रखना। y की बात कर रहे हैं तो ये वाला m2 y1, 2 × 0 0 हो गया सर, है ना, 1 × में b हो गया सर, ठीक है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 यानी कि 3, 1 + 2 3 आ गया, है ना। अच्छा, एक बात और, ये y जो है ना इसकी जगह k है सर, y की जगह क्या है k है, तो यहाँ से आप क्या बोल पाओगे कि b की वैल्यू 3k हो जाएगी, है ना, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3k, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3k। अब मुझे एक बात बताओ, अब हम इक्वेशन निकाल सकते हैं ना इसकी, ठीक है, x इंटरसेप्ट a, y इंटरसेप्ट b, तो जो इक्वेशन होगी, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ mn क्या हो जाएगी, x डिवाइड बाई x इंटरसेप्ट यानी कि a, y डिवाइड बाई y इंटरसेप्ट यानी कि b = 1। तो यहाँ से, यहाँ लिख देता हूँ, चलो, यहाँ से x डिवाइड बाई a की वैल्यू क्या है 3h/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3h/2, जो लिखोगे ना नीचे, डिवाइड के नीचे फिर से डिवाइड आ गया, तो जो नीचे वाली चीज़ ऊपर उठा के लिख दो, वही आंसर आता है, ठीक है, प्लस y/b, y डिवाइड बाई b की जो वैल्यू है ना सर, वो है 3k इज इक्वल टू 1। देखो, यहाँ भी नीचे 3, वहाँ भी नीचे 3, दोनों तरफ 3 से गुणा कर दो, है ना। इसका मतलब अगर दोनों तरफ 3 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x डिवाइड बाई h, 3 से गुणा किया होगा, 3 से 3 कट गया, यहाँ पे 3 से गुणा किया होगा, 3 से 3 कट गया, y डिवाइड बाई k, और एक को 3 से गुणा किया होगा, 3 आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2kx, इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा hy, और h के इधर मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा, h के नीचे कितना आ जाएगा h के उधर ले जाओगे तो हो जाएगा 3h के,
है ना। बस ये हो गया अपना इक्वेशन। चाहो तो अगले स्टेप में इसको इधर ले आओ, 2kx प्लस में hy माइनस 3hk इज इक्वल टू 0 है सर। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। चलिए अब देखते हैं इसका आखिरी सवाल। आखिरी सवाल काफी आसान सा है। यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। याद रहे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन का ही इस्तेमाल करना है, कहीं आप स्लोप बराबर दिखाने लग जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ठीक है एक पॉइंट क्या दिया गया अपने पास 3,0। तो ये वाला पॉइंट मान लो 3,0 है, जिसका नाम है ए। ठीक है, यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट है पॉइंट बी, जिसके कोऑर्डिनेट हमें कितने बताए गए हैं -2, और एक तीसरा पॉइंट है सर सी, जिसके कोऑर्डिनेट कितने बताए गए हैं 8,2। ठीक है, अब हमें ये दिखाना है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे चलो तीनों का तो पता नहीं, लेकिन 2 पॉइंट तो हमेशा लाइन पे होते हैं, मतलब इक्वेशन ऑफ ए भी निकाल सकते हो, क्योंकि 2 पॉइंट तो हमेशा सीधी लाइन से कनेक्ट किया सकते हैं। अब तीसरा है कि नहीं वो बाद में देखेंगे। तो हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन ए भी तो निकाली जा सकती है ना। कैसे, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको x1 y1 मान लें और इसको x2 y2 मान लें, तो इक्वेशन ऑफ ए भी तो निकाली जा सकती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे स्लोप बराबर दिखा दो। नहीं सर, इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट ही यूज़ करना है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन तो आपको निकालनी पड़ेगी, है ना। तो y माइनस y1 की वैल्यू है 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 -2 माइनस 0 -2 माइनस 0 डिवाइड बाई -2 माइनस 3 -2 माइनस 3 यानी x2 माइनस x1 हो गया। x माइनस x1 कितना है 3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर, y इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई -5 यानी कि 2/5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस 3 हो गया सर, x माइनस 3 हो गया। ठीक है, अब मैं क्या बोलूँगा, अब मैं बोलूँगा लेट्स चेक इफ पॉइंट C 8,2 इज लाइन ए बी। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो उस पर है, मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो भाई देखो ये लाइन है, अगर वो पॉइंट इस लाइन पे होगा, ठीक है, अगर ये लाइन है मेरे पास, क्योंकि 2 पॉइंट तो हमेशा एक लाइन से कनेक्ट हो जाते हैं, अगर वो पॉइंट इसी सीध में है तो मतलब वो इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो लाइन क्या है, लाइन है अपने पास y इज इक्वल टू 2/5 x माइनस 3। वैल्यू पुट करो, यहाँ पर y की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 2/5, यहाँ पे हो गया x की जगह कितना है सर 8 है, तो 8 माइनस 3। ठीक है, देखो मैंने क्या किया है, ये x है, x की जगह 8 आ गया, तो x की जगह 8 पुट कर दिया, और y कितना था सर 2 था, y की जगह 2 आ गया। ठीक है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे 2 इक्वल टू 2 आ गया सर, क्योंकि 8 में से 3 गया 5, 5 से 5 कट गया, 2 इक्वल टू 2 आ गया। इसका मतलब है C लाइज ऑन AB, यानी कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना। यहाँ पे आप लिख लेना, इसका मतलब है ऑल 3 पॉइंट्स जो हमें गिवन है, ऑल 3 गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, और हाँ PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।